स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे रीजनिंग कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने एनालॉजी कंप्लीट किया था। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब रीजनिंग में हम एक अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये भी रीजनिंग का, एंड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक, इजी प्लस इम्पॉर्टेंट, तो ऐसे टॉपिक्स को स्किप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, बट इन्हें हमें इतना लाइटली भी नहीं लेना है कि पढ़े ही ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, 3-4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो फिर आपसे बन जाएगा। ओके, अब अंडर दिस चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी टू रिलेटेबल क्वेश्चंस होते हैं कि आप उनको कर लोगे। जैसे एनालॉजीज आपने किया था ना, वैसे ही क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको या तो सिमिलर ग्रुप को फिल्टर करना होता है या फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, कि कौन सा अलग है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं जहाँ से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जिस फॉर्म में बनते हैं, तो उनको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। बट अगेन मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें तो लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, कि जैसा कि हमारा रहता है कि हम एक ही वीडियो में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे लेवल कवर करेंगे, जिससे आपको जब आप एग्ज़ाम टाइम पे इसको रिवाइज करें तो आपको ऐसा ना रहे कि यार हमने सिर्फ इजी पढ़ा या फिर मॉडरेट पढ़ा या टफ नहीं पढ़ा। नहीं, अगर आप इस सिंगल वीडियो को भी देख लोगे तो आपके लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो थोड़ा और बता देती हूँ। कुछ स्पेसिफिक टाइप वो आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि आप बिल्कुल ही ना कर पाओ, आप आराम से इसको कर लोगे। इसमें भी ना क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आप उनका मीनिंग निकाल पाते हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं वो वर्ड्स सुने हुए होंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ तो लेटर्स से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कुछ नंबर्स से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कुछ इमेजेस के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं जहाँ से क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है। ओके, अब लेटर्स में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया हुआ था, राइट। तो कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ ना कुछ पैटर्न होता है जिसमें 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक अलग होगा, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो लेटर्स में यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सम रोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। ठीक है, वर्ड्स में मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं जिसमें आप उनका मीनिंग निकाल पाएंगे और उस बेसिस पे आप फिल्टर करेंगे कि हाँ ये शब्द अलग है इसमें से, इनके ग्रुप में से। ओके, नंबर्स में भी कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है उनमें। ओके, तो इनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा इमेजेस में 3 इमेजेस होंगी जो सिमिलर होंगी, चौथी अलग होगी, उसको आपको हटाना होगा। ठीक, इस तरीके से, तो वो आप देख के ही समझ जाओगे कि हाँ इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, रिमेनिंग में नहीं हो रहा, तो उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एक सिंपल कुछ टाइप्स यानी कि कुछ फॉर्मेट बता दिया कि इन फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, ये है वो फॉर्मेट। ओके, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे एनालॉजीज में था कि वर्ड्स कहीं से भी हो सकते थे, चाहे वो जीके जीएस है ना, साइंस के हों, हिस्ट्री के हों, या फिर कुछ डिसीज़ के हों, या फिर कुछ गेम से रिलेटेड हों, राइट। नंबर ऑफ गेम्स, प्लेयर्स, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो जैसा एनालॉजी है वैसे ही क्लासिफिकेशन में भी कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली पूछी जाती हैं। ठीक, तो आपको उनका मीनिंग निकालते हुए
ग्रुपिंग करनी है या फिर ऑड वन आउट करना होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कैसे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आप समझते जाएंगे कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप जब नोट करें या फिर पीडीएफ आपके पास जब मिलेगी तो आप उसमें टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, दैट इज यहाँ पे लिखा है फ्लूट, वायलिन, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन। मतलब ये चारों के चारों क्या हैं, ठीक है, ये चारों के चारों क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सिमिलैरिटीज देखनी है कि कौन सा सिमिलर है, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट, मतलब इसमें से विषम को आपको छांटना है। इनमें से विषम या फिर अलग शब्द को या फिर असंगत शब्द को छांटिए। इस तरीके की वर्डिंग्स हिंदी में देखने को मिलेंगी। इनमें से विषम शब्द अलग कीजिए, ऐसा कुछ लिखा सकता है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो फ्लूट दैट इज बांसुरी, ठीक, इसे बांसुरी कहा जाता है। वायलिन को तो भाई वायलिन ही कहते हैं, सैक्सोफोन को सैक्सोफोन ही कहते हैं, और माउथ ऑर्गन को हारमोनिका वर्ड देखने को मिलता है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा भाई कि ये इंस्ट्रूमेंट है तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है। 4 में से 3 में कोई सिमिलैरिटी है, एक को आपको हटाना है। तो अगर आप थोड़ा अगर आपने इनको देखा हो या फिर सुना हो तो आप ये पाएंगे कि भाई जो फ्लूट है, ठीक है, मतलब जो बांसुरी है, बांसुरी हो गया, सैक्सोफोन हो गया और माउथ ऑर्गन हो गया, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है, आप इनकी इमेजेस गूगल कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कैसे इनका यूज़ है। तो ये सारे बाय माउथ प्ले किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वायलिन है, यहाँ पे जो वायलिन है भाई वो अलग है, क्योंकि ये हाथ के थ्रू बजाया जाता है। ठीक है, मुंह से नहीं बजाया जाता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वायलिन। ओके, तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट्स और उनके फंक्शंस का पता होना ज़रूरी है। तो जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये इंस्ट्रूमेंट और उनके फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट है आपका, मतलब अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, आपने टाइप देख लिया कि हाँ इंस्ट्रूमेंट उनके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे एनालॉजी हो चाहे क्लासिफिकेशन हो। तो आप गूगल कीजिए, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट सारे निकाल लीजिए, ठीक है, उनके फंक्शंस देख लीजिए। तो अब यहाँ पे 4 हैं, हो सकता है इन 4 के अलावा और कोई 4 आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर आपसे वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स मेकिंग भी करते जानी है साइमल्टेनियसली, टाइप देखते जाओ और उससे रिलेटेड चीज़ों को और ऐड ऑन करते जाओ उसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अभी देखना आप, यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑड वन आउट किया, मतलब जो अलग था उसको हमने छांटा है वहां से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सिमिलर ग्रुप, मतलब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपको 3-3 कैटेगरी दी गई है और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में सेम टाइप की कैटेगरी है। तो आप एक बार रीड आउट कीजिए कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट। ठीक, इनको इमेजिन कीजिए, इनके फंक्शन को इमेजिन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन नंबर 2 में आएंगे तो पेंसिल, लैपटॉप और गीज़र। ठीक है, फिर थर्ड देखिए एलसीडी टीवी, झाड़ू और पेंसिल। ठीक, फिर स्क्रू, इरेजर, मोबाइल फ़ोन। तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे भाई कि 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएं, मतलब ये 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है और ये ऑप्शन 4 है लास्ट वाला। ओके, तो जब आप सबसे पहले एलिमिनेट करोगे तो देखोगे स्क्रू। स्क्रू क्या होता है भाई, अलग होता है। ठीक है, लेकिन आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा इरेजर का काम अलग ही है। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन का काम भी अलग है। मतलब इन तीनों वर्ड्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, राइट। और हमसे क्या बोल रहा है, सिमिलर ग्रुप आपको पहचानना है। तो इस ग्रुप में तो सबके काम अलग अलग हैं। ओके, अब थर्ड ऑप्शन में जाओ तो देखोगे आप एलसीडी टीवी।
ठीक है, सबको पता है क्या होती है। झाड़ू भी आप लोगों ने देखा है ना क्या होती है, और पेंसिल भी क्या होती है आपको पता है। तो आप खुद सोचो, झाड़ू, पेंसिल और एलसीडी टीवी का क्या कनेक्शन है? इनमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? नहीं, मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आओ, यहाँ पे लिखा है पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल, यू नो द मीनिंग ऑफ पेंसिल, ओके। उसके बाद है अगला लैपटॉप, सभी जानते हैं भाई लैपटॉप एक डिवाइस है, उसका क्या यूज़ है, ठीक है। और फिर आता है गीज़र। तो अब आप खुद सोचो, गीज़र का फंक्शन अलग है ना, लैपटॉप का फंक्शन अलग है और पेंसिल अलग है, इनमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ओके। अब बचा गया ऑप्शन नंबर ए। तो बाय डिफॉल्ट आंसर तो यही होगा, बट मीनिंग हम निकालते हुए चल रहे हैं ऑप्शन के। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है एलईडी, ठीक है, एलईडी लाइट्स होती हैं, आपको पता होगा। बल्ब, बल्ब भी क्या करता है, लाइट देता है ना। और फिर है ट्यूबलाइट। मतलब ऑप्शन नंबर ए अगर आप मीनिंगफुल तरीके से देखोगे तो एलईडी, बल्ब और ट्यूबलाइट तीनों का काम क्या है? प्रकाश देना या लाइट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इनमें सिमिलैरिटी दिख गई आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें अलग हो, तीनों का काम लाइट प्रोवाइड करना है ना, प्रकाश देना है। तो यहाँ पे फाइंड सिमिलर ग्रुप पूछेगा, तो आप ध्यान से देख लेना। हमेशा लोग क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि क्लासिफिकेशन मतलब ऑड वन आउट ही करना है हमको, है ना। 4 शब्द आएंगे, 4 में से एक अलग करना है। बट यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन होंगे, या तो सिमिलर फाइंड आउट करना होगा, या तो जो मतलब जो सिमिलर नहीं होंगे उनको आपको अलग करना होगा, वो एक शब्द होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ग्रुपिंग के बेसिस पे किया है, ठीक। तो ध्यान से देख लेना, सिमिलर ग्रुप फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं या फिर ऑड वन आउट पूछ रहा है आपसे, 4 शब्द में से एक अलग, तो उस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑलराइट, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमने हर टाइप और हर कैटेगरी से क्वेश्चन रखा है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टाइप यहाँ पे कवर होते चलें। क्लियर? चलो अगले देखो, यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे होंगे, तेंदुआ दैट इज लेपर्ड, बाघ टाइगर, जंगली बिल्ली वाइल्ड कैट, और लोमड़ी दैट इज फॉक्स, ठीक है। अब आप इन चारों एनिमल्स को इमेजिन कर लीजिए। पहली चीज़, ओके, अब जिस एनिमल को आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो भी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर सेक्टर की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। आप किसी भी सेक्टर में एकदम ज़ीरो नहीं हो सकते, ओके। तो अब आपको पता है कि नहीं पता, तो अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो इनमें से अलग है, ठीक है। क्लासिफाई करना है आपको कि इनमें से कौन सा अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि भाई तेंदुआ दैट इज लेपर्ड, बाघ दैट इज टाइगर, और जंगली बिल्ली दैट इज वाइल्ड कैट, ये तीनों क्या है? कैट की स्पीशीज यानी कि प्रजाति से बिलोंग करती हैं। कौन? ये तीनों कैटेगरी, ठीक है। बट यहाँ पे जो फॉक्स दैट इज जो लोमड़ी है भाई, वो डॉग की प्रजाति से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफाई जब हम करेंगे तो ये तीनों कैट की प्रजाति से बिलोंग करती हैं, लोमड़ी डॉग की प्रजाति से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अलग सलग कौन हो जाएगा भाई हमारा आंसर? लोमड़ी दैट इज फॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये अलग स्पीशीज से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई करते हुए चलना है कि कौन क्या है, ठीक। कि ना किसी की कुछ ना कुछ कैटेगरी होगी जो उनमें सिमिलर होगी, उस बेसिस पे आप अलग वाले को अलग कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे ना बन पाए। इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो क्वेश्चन इतने सिली और सिंपल होते हैं, सिली तो हम नहीं कहेंगे, सिंपल होते हैं कि वो हर किसी से बन जाते हैं। बच्चे अटकते कहाँ पे हैं? जहाँ पे आप पैटर्न नहीं बना पाते। जैसे अगर क्लासिफिकेशन में ही कोडिंग डिकोडिंग वाला दे दिया जाए आपको, और आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ के गए, तो क्लासिफिकेशन में भी आपसे वो चीज़ नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, वहाँ पे भी कुछ पैटर्न है, पैटर्न नहीं पहचान पा रहे हो, तो क्लासिफिकेशन का वो क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो 2-3 टॉपिक को अपने साथ मर्ज करते हुए चलता है, ठीक है, कि कहीं तो आप अटको। सब कुछ एकदम सिंपल कैसे दे सकते हैं एग्जामिनर आपको, है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो आपको फंसाएंगे। देखो
अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी आपको ऑड वन आउट बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। आप कैटेगरी देख पा रहे होंगे, पहला वर्ड है सौर दैट इज सोलर, दूसरा वर्ड है कोयला दैट इज कोल, तीसरा वर्ड है वायु दैट इज एयर, और चौथा वर्ड है वाटर दैट इज जल। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें से क्या अलग होगा। ठीक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ध्यान कीजिए कि किन शब्दों का क्या रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और उस बेसिस पे दिमाग लगाओ। तो जब आप अपना प्यारा सा दिमाग लगाएंगे ना तो क्या पाएंगे कि सौर दैट इज सोलर, ठीक, कोयला दैट इज कोल, वायु दैट इज एयर, और वाटर दैट इज जल। ठीक है, ये इनके शब्द हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सोलर है, एयर है और वाटर है, ये तीनों क्या है भाई, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, दैट इज परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं ये। ठीक है, ये एक कैटेगरी के आ गए भाई। और अब बचा जो कोयला दैट इज कोल, ये क्या है, तो ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स। आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इन्वायरमेंट वाले सर से पूछिएगा क्या होता है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे आप इन्वायरमेंट पढ़ो चाहे आप क्लासिफिकेशन पढ़ो। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि क्या चीज़ें कहाँ से आई हैं, क्या इनका मीनिंग है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि हाँ सोर्स ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में भी, तो हम वहीं पे अच्छे से पढ़ लो जीएस में, है ना, तो यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर टाइप की इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए भाई। ठीक है, हम इसे हिंदी में भी लिख देते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ओके, एंड दिस वन इज गैर परंपरागत। ठीक, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, कोयला। ओके, ठीक है, इस तरीके से आपको इनको मीनिंग निकालते हुए इनके बारे में जानकारी लेते हुए चलना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आपको इसमें से अलग को बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ड्रॉपर, ठीक, फिर है बीकर, एंड फिर है टेस्ट ट्यूब, ओके, एंड फिर है कंपस। अब आप सोचिए कि ये क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये पाएंगे यहाँ पे कि भाई जो ड्रॉपर है, बीकर है और जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है, लैब के उपकरण हैं। ठीक है, लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केमिकल लैब इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनकी एक अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है, ये लैब, केमिकल लैब, इन सब में यूज़ किए जाते हैं। बट यहाँ पे जो कंपास है ये क्या है भाई, डायरेक्शन इंडिकेटर है। ठीक है, मतलब ये दिशा सूचक है। ओके, दिशा बताता है कंपास। तो यहाँ पे कंपास का एक अलग फंक्शन है भाई, लेकिन टेस्ट ट्यूब, बीकर और ड्रॉपर जो हैं इनका एक अलग फंक्शन है। ये एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल लैब में आपने देखा होगा, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी हो गई और ये एक अलग। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कंपास। ये इनकी लैब कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है,
इन सभी का यूज़ क्या है भाई, लिक्विड में इनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। लिक्विड पदार्थों के लिए इन तीनों का यूज़ किया जाता है, ओके। ड्रॉपर का भी, बीकर का भी और टेस्ट ट्यूब का भी, ओके। लेकिन कंपास का यूज़ लिक्विड पदार्थों के लिए नहीं किया जाता, ओके। ये एक अलग सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है, तो ये एक अलग हो गया, तो आंसर हमारा कंपास हो जाएगा। बाकी के तीन एक सिमिलर कैटेगरी में आएंगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए। पहला है हिंदुस्तान टाइम्स, ओके। फिर है द हिंदू, एंड देन इंडिया टुडे, और फिर लास्ट है इंडियन एक्सप्रेस। अब आप देखिए कि ये क्या है, चारों की चारों, चार में से तीन अलग है, एक आपको बताना है क्लासिफाई करके कि कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता है, ओके। तो अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, उम्मीद कर रही हूँ पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए कि जो हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू और जो द इंडियन एक्सप्रेस है, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, न्यूज़पेपर है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया टुडे है वो एक न्यूज़ चैनल का नाम है, तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये एक क्या है, एक न्यूज़ चैनल का नाम है। तो आपने देखा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, आपको किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और ये तीनों क्या है, ये तीनों है, ये तीनों क्या है, ये है न्यूज़पेपर, ठीक है। ये न्यूज़पेपर्स हैं, तीनों की तीनों इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, ओके। तो इससे आपको समझ में आ गया कि न्यूज़पेपर्स वाले सेक्टर से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा रीजनिंग में। भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है और इजी टू कैलकुलेटिव होती है, ठीक है। और आपको हर जगह से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा के रीजनिंग में वो दे देगा, तो बन जाना चाहिए आपसे ये क्वेश्चन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे भी हमको क्लासिफाई करना है जो वर्ड इनमें से अलग हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शब्द है फियर, दैट इज डर। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इंग्लिश में ही आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तो मैं आपको समझा रही हूँ, इस वजह से मीनिंग बता रही हूँ, लेकिन कुछ वर्ड इंग्लिश स्पेसिफाइड ही होंगे, उनका ट्रांसलेशन नहीं मिलता है। कुछ वर्ड होते हैं जिनका ट्रांसलेशन आपको मिलेगा लेकिन कुछ इंग्लिश में ही आएंगे, तो उसके लिए आपकी लिटिल बिट वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वोकैब की बुक नहीं पढ़नी है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उतने देख लो, उतनी वोकैब सफिशिएंट है। एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलते हैं ना, 4 ऑप्शन में से 4 में से एक आंसर है, 3 नहीं है, लेकिन 3 के भी आप मीनिंग वहीं की वहीं याद कर लो। तो इस तरीके से आपके सोचो कितनी सारी वोकैब हो जाएगी, उन्हीं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा अलग नहीं आता वोकैब वाला, ओके। इंटेलिजेंस दैट इज बुद्धिमत्ता, ठीक। हैप्पी खुशी, और एंगर दैट इज गुस्सा। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से क्या अलग होगा। तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, फियर की, हैप्पी की और एंगर की, तो ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों फीलिंग्स हैं, ठीक है, मन की भावनाएं हैं। ये कौन, फियर, हैप्पी और एंगर, ये क्या है भाई, फीलिंग्स है, मन की भावनाएं हैं, इमोशंस में ये आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस है वो फीलिंग हीलिंग नहीं है। इंटेलिजेंस कोई फीलिंग है क्या, खुद सोचो। इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल का डेवलप होना, ये कोई फीलिंग नहीं है, ये एक कैपेसिटी के कैटेगरी में आ सकती है, दैट इज क्षमता की कैटेगरी में, ठीक है। कैपेसिटी कह लो या फिर आप इसको क्षमता के अंदर ले लो, ठीक है। इसका विकसित होना ये अलग चीज़ है, ये डेवलप की जाती है, होती है। लेकिन फियर, हैप्पी और एंगर, खुशी, गुस्सा और डर, ये सब हमारे मन की भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, इनकी कैटेगरी में आएंगी, तो ये एक अलग ग्रुप में आ जाएगी और इंटेलिजेंस एक अलग ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस फीलिंग से बन रही होती तो हर कोई नहीं एग्जाम निकाल लेता, टॉप कर लेता, है ना। तो इंटेलिजेंस दैट इज बुद्धिमत्ता, ये एक अलग फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको मीनिंग निकालते हुए चलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसको क्या करना है, इसमें से अलग क्या है, इसमें से भी आपको क्लासिफाई करना है कि अलग क्या है। तो आप देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट वर्ड है माइक, ओके, सेकेंड इज एम्पलीफायर एंड थर्ड इज लाउड स्पीकर। ओके, और लास्ट क्या है, प्रोजेक्टर। अब आप खुद सोचो कि माइक, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर्स, इनका क्या फंक्शन है, प्रोजेक्टर में क्या क्या होता है ना। तो इस तरीके से आपको हर सेक्टर की कुछ ना कुछ इन्फो होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत डीप में चले जाना है, बस सुपरफिशियली आपको हर सेक्टर के बारे में लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए। ओके, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें माइक, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर्स, ये जो तीन कैटेगरी है ना, ये तीन ऑडियो से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीन ऑडियो से रिलेटेड है। बट जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में ऑडियो वीडियो दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ प्रोजेक्टर में। इस वजह से यहाँ पे प्रोजेक्ट जब हम क्लासिफाई करने पे आएंगे तो प्रोजेक्टर हमारा अलग हो जाएगा, दैट इज प्रोजेक्टर हमारा आंसर होगा, और ये तीन एक सिमिलर ग्रुप में आएंगे। ओके, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली ये भी बताते चल रही हूँ कि जो अलग हैं तो वो अलग क्यों हैं, है ना, उनकी सिमिलर कैटेगरी है तो क्या उनका फंक्शन है, वो क्यों अलग है, और जो आंसर है जो क्लासिफाई किया है वो क्यों है आंसर। ओके, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर हम चार क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, लेकिन इसमें 4 वर्ड है तो हमने चारों के बारे में भी इन्फो ले रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहे हैं आपके एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक, इस तरीके से आपको सोच के चलना है कि कितने नंबर ऑफ टाइप और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन में अलग टाइप है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनको टाइप वाइज दिमाग में रखते हुए चलें कि हाँ इतने कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं और इससे आगे भी हो सकते हैं। ठीक, तो वो हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। नाउ अगला है यहाँ पे ऑड वन आउट आपको बताना है। फर्स्ट इज जियो, सेकेंड इज अमेजॉन, थर्ड इज एयरटेल एंड लास्ट इज वोडाफोन। अब आप देखिए क्या है ये, इन सारे वर्ड से आप अवेयर होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जो इन शब्दों को ना सुना हो या नहीं जानता हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी आएंगे शब्द जिनको आपने डेफिनेटली सुना है और आपको बन जाएंगे। तो उनमें से एक ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा भाई, क्या कॉमन ग्रुप होगा, पहले तो ये देख लो। तो अगर आप देखोगे कि जियो, ठीक है, एयरटेल और वोडा, ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं ये तीनों की तीनों। बट जो यहाँ पे अमेजॉन है वो क्या है, ये एक, जो अमेजॉन है ये क्या है, एक शॉपिंग पोर्टल है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे एक अलग हो जाएगा और ये तीन कंपनीज की अलग कैटेगरी। तो यहाँ पे ऑड वन आउट में क्या आएगा आंसर हमारा, ऑड वन आउट में आएगा हमारा अमेजॉन। ठीक है, इस तरीके से तो आपने देखा शॉपिंग पोर्टल वाली कंपनी से भी उठ के क्वेश्चन आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन वाले सेक्टर से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से आपको माइंड में इन चीज़ों को बिठाते हुए चलना है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, कुछ आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड होंगे, डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, कुछ स्टडी से रिलेटेड होंगे, कुछ आउट ऑफ द स्टडी होंगे डेफिनेटली। ठीक, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नाउ अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है काली मिर्च, ओके, फिर है इलायची, फिर है लौंग एंड देन प्याज। ठीक है, अब आप देखिए कि इनमें कौन सा सिमिलर ग्रुप है और कौन सा अलग है। ठीक, तो आप ध्यान से पाएंगे इस चीज़ को कि भाई काली मिर्च का भी खाने में, इलायची का भी, लौंग का भी और प्याज का भी, तीनों का यूज़ खाने में होता है ना।
हम खाते हैं, इनटेक करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे, देन यू विल गेट काली मिर्च, इलायची एंड लौंग। ये तीनों के तीनों क्या है भाई, ये तीनों के तीनों मसाले की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। और किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। प्याज भी खाते हैं बट वो वेजीज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, सब्जी वाले सेक्टर्स में चला जाता है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट में, प्याज दैट इज अनियन। ओके, ये अलग हो जाएगा, खाते सभी को हैं लेकिन कैटेगरी में ये तीन मसालों की कैटेगरी। आप प्याज को मसाला नहीं बोल सकते, प्याज वेजीज की कैटेगरी में आती है, आप प्याज को मसाला नहीं कह सकते, ठीक है। मसाले की दुकान में जाके आप प्याज खरीदते हो क्या, खुद सोचो, प्याज को आप सब्जी की दुकान में खरीदते हो ना, कहाँ खरीदते हो। तो इस तरीके से आपको इनको सोच के चलना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है कृतज्ञता दैट इज ग्रेटिट्यूड, ठीक, लोभ दैट इज लालच या डिजायर ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा की इच्छा रखना, लोभ लालच, ठीक है, धैर्य दैट इज पेशेंस, ठीक है, और ईमानदारी दैट इज ऑनेस्टी। तो अब आप देखिए इसमें से क्या अलग हो सकता है, क्लासिफाई कीजिए आप क्या अलग हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो कृतज्ञता एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना, धैर्य पॉजिटिव वर्ड है, और ईमानदारी दैट इज ऑनेस्टी भी एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन ये जो लोभ लालच एक्स्ट्रा डिज़ायर ये सब क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब नकारात्मक फीलिंग वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट जब आप करोगे तो अलग कौन दिख रहा है आपको, ये अलग दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। लोभ लालच, डिज़ायर ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा की इच्छा, मतलब सेटिस्फेक्शन ही ना होना, दैट इज़ कॉल्ड लोभ। ओके, तो बाकी की चीज़ें क्या है, पॉजिटिवली साउंड कर रही हैं, पॉजिटिव मीनिंग है, फीलिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोभ दैट इज लालच। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाले क्वेश्चन भी ना इम्पॉर्टेंट हैं, ये आते हैं, ठीक है, ये वाले सेक्टर से पूछा जाता है, प्लस ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड है, देखिएगा बायोलॉजी से। नाउ क्वेश्चन इज प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस एंड कॉक्लिया, ठीक, ये चार शब्द हैं, आपको बताना है चार में से अलग कौन है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, उम्मीद कर रही हूँ भाई, इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि ये साइंस का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन साइंस में भी स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, और रीजनिंग तो ऐसा है जो हर चीज़ को लेके आएगा अपने साथ, बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है। ओके, नाउ प्यूपिल, कॉर्निया और आइरिस, ये तीनों क्या है भाई, आई से रिलेटेड है, आँख से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉक्लिया है ना, ये ईयर से रिलेटेड है, मतलब कान से रिलेटेड है ये, ठीक है। कान का एक इंटरनल पार्ट होता है कॉक्लिया जो कि सुनने में हेल्प करता है, ऑलराइट। और जो प्यूपिल, कॉर्निया और आइरिस है ये आँख के पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको इमेजिन करते हुए चलना है, इनके फंक्शंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो इनकी फंक्शनैलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक, नहीं पता है तो साइंस की बुक उठाओ और बैठ जाओ। प्यूपिल का क्या काम है, कॉर्निया आँख में कहाँ होता है, उसका क्या वर्क है, आइरिस क्या होता है, इसका क्या काम है, कैसा होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेते हुए चलनी है, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो लेकिन बचे ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं ले रहे हो तो फिर आप आधा ही पढ़ रहे हो, ठीक। राइट स्टडी क्या होती है, इट्स अबाउट स्मार्ट स्टडी, मतलब एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो, तो सोचो कितना सारा पढ़ लोगे आप। ओके, तो इस तरीके से देखते हुए चलना है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी आपको क्लासिफाई करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन असंगत है, विषम है, अलग है, ठीक, ये शब्द देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नाउ क्या क्या वर्ड है, हियर इज पटना एंड देन बेंगलुरु, देन ईटानगर एंड देन चंडीगढ़। अब बताइए इसमें से क्या अलग हो सकता है।
एंड सिमिलर कैटेगरी क्या हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि चारों ही वर्ड क्या है, किसी ना किसी की कैपिटल्स हैं, ठीक है। अब कैपिटल है तो भाई ये तो चारों तो एक कैटेगरी में आ गई, राइट। तो अब हम इसको अलग कैसे करें, तो अब आप देखिए कि कौन सी ऐसा वर्ड है इसमें या कौन सी ऐसी कैपिटल है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं उसमें, है ना। ये आपको देख के चलना है। तो देखो, पटना बिहार की कैपिटल है, यानी कि बिहार की राजधानी है, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है या कर्नाटका की कैपिटल है, ओके। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये भी देखते हुए चलना है कि कौन किसकी कैपिटल है। नहीं पता है तो सर्च कर लो, है ना, बुक्स में देख लो। इस तरीके से चंडीगढ़ जो है भाई वो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, दोनों की कैपिटल है, ठीक। अब आपको कुछ अलग से दिख रहा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, किसी एक, चारों ही कैपिटल है लेकिन ये अलग सिंगल स्टेट की कैपिटल है। लेकिन जो चंडीगढ़ है वो 2 स्टेट की कैपिटल है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी, तो ये एक अलग साउंड कर रही है। प्लस चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, दैट इज केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो और ऊपर से और अलग हो गई, ठीक। ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम क्लासिफाई करेंगे, ऑड वन आउट निकालेंगे इन शब्दों में, तो कौन अलग हो जाएगा हमारा। तो ये 3 का एक ही हमको साउंड कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो चंडीगढ़ दो जगहों की राजधानी है प्लस एक यूनियन टेरिटरी भी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, ओके। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप ना कर पाओ, ऑलराइट। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बन जाएगा आपसे। और इन टॉपिक्स को आपको अपने टॉप लिस्ट में रखना है। स्कोरिंग प्लस इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ तो आपके लिए भी छोड़ूं ना, मैं सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा दूं। ये क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 14, और आंसर करते वक्त कमेंट में क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया करो, ठीक है, इससे पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज, अब ये भी देखो यहाँ पे भी साइंस का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी ऑड वन आउट निकालना इंपॉर्टेंट है। क्या है, फर्स्ट वर्ड इज नाइट्रोजन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड इज आयरन एंड फोर्थ इज फ्लोरीन। अब बताओ क्या सिमिलैरिटी है और क्या सिमिलैरिटी नहीं है ना। तो आप ध्यान से देखिए भाई कि ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है फ्लोरीन। ये जो तीनों की तीनों है ना, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों गैसेस हैं, है कि नहीं। इतना तो पता होगा ना, ये तीनों की तीनों क्या हैं, गैस हैं। बट जो आयन है ये क्या है, एक सॉलिड है। तो यहाँ पे ये सॉलिड होने की वजह से ये अलग हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन, ठीक है, दैट इज लोहा, ओके। इस तरीके से आपको इनको समझते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अब वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब कुछ कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जब भी आपके पास टाइम हो आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत डीप में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम पर्पस से, ठीक। अब उसी का कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लासिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा। बट अब यहाँ मैं पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग तो कराऊंगी नहीं, ऑब्वियस है ना। उसका सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाओगे तो, ओके। नाउ अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये कुछ लेटर बेस्ड क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसको देखो आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे भी आपको ना 3 वर्ड का पैटर्न मिलेगा, 3 वर्ड में पैटर्न मिलेगा सेम, एक में अलग होगा, उसको अलग अलग करना है आपको।
जैसे BAYZ, BAYZ, अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ जाएं तो पहले ऑप्शन में देखो क्या है, B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, A की प्लेस वैल्यू 1, Y की 25 और Z की 26। अब देखो जिन्होंने कोडिंग टू कोडिंग वाला वीडियो देखा है तो उनसे बन जाएगा कि अगर आप ध्यान से देखें बाय द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ सीधे वर्ड हैं, कुछ ऑपोजिट हैं उनके, है ना। तो आप उनको अलग कर दो। जैसे B का ऑपोजिट होता है Y, तो अल्टरनेटिवली एक का ऑपोजिट दूसरा दिया गया है, ठीक है, और A का ऑपोजिट होता है Z, ठीक। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमको ये पैटर्न मिला है कि आगे यही हो रहा है। तो जब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है DCWV, ठीक है। D की प्लेस वैल्यू होती है 4, C की प्लेस वैल्यू 3, W की 23, V की 22, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, D का ऑपोजिट W तो होता है, वी नो दैट, बट यहाँ पे C का ऑपोजिट नहीं लिखा है, ठीक है। C का ऑपोजिट V नहीं होता, C का ऑपोजिट क्या होता है X होता है, ठीक है। तीसरे में भी देख लो, जो आपका तीसरा वर्ड है वहाँ पे पैटर्न बन रहा है क्या, तो तीसरा वर्ड क्या है, लेटर से जो है FEUV, ठीक है। तो इसमें देखो F का कितना होता है 6, E का 5, U का 21, V का 22, ठीक है। तो अगर आपको लेटर डायरेक्ट याद है ऑपोजिट तो ठीक है, नहीं तो प्लेस वैल्यू से भी लोग याद करते हैं, तो उनके लिए भी मैं प्लेस वैल्यू लिखते हुए चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो F का ऑपोजिट क्या होता है भाई U, मैंने वीडियो में बताया था UF, उफ साउंड से आप F का ऑपोजिट याद कर सकते हो, ठीक है। और लव वर्ड से आप VE, लास्ट में V आ रहा तो EV या VE एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, E और V, ठीक है। तो कितने ऑप्शन हो गए 3, चौथा ऑप्शन यही कहीं देख लो, E की प्लेस वैल्यू 8, G की प्लेस वैल्यू 7, S की प्लेस वैल्यू 19, T की प्लेस वैल्यू 20, ठीक है। तो वैसे तो प्लेस वैल्यू का रोल नहीं है, डायरेक्ट ऑपोजिट लेटर्स हैं, तो देखो क्या होगा आंसर, देखो H का ऑपोजिट होता है S, ठीक है, और G का ऑपोजिट होता है T, मतलब अल्टरनेटिवली लेटर्स क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो किस में ऑपोजिट नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक, उसमें C का ऑपोजिट X ना देखे यहाँ पे V दे रखा है, दैट इज रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज DCWV, ओके। इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है, दैट इज यहाँ पे जम्बल्ड फॉर्म में वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इधर उधर लेटर्स लिखे रहते हैं, आपको उनको अरेंज करना रहता है एक मीनिंगफुल वर्ड में, और फिर मीनिंगफुल वर्ड में आपको ये देखना रहता है कौन से 3 वर्ड सिमिलर है और एक अलग है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि वर्ड डायरेक्ट बने बनाए हमको मिल रहे थे और उसमें से हम फिल्टर कर रहे थे कि कौन सा अलग है, लेकिन अब यहाँ पे लेटर्स आपको कुछ गिवन है, इससे आप मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे और फिर उस बेसिस पे आप कैटेगरी पहचानोगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि हम इस लेटर से, ये जो लेटर इधर उधर करके लिखे, हम इनसे क्या बना सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वर्ड बन रहा है TEACHER, यहाँ से वर्ड बन रहा है टीचर, ठीक है, टीचर एक वर्ड बन रहा है। अब यहाँ पे देख लो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ये एक वर्ड बन गया, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, इन लेटर्स को जब आप अरेंज करेंगे देन यू विल गेट लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। देख पा रहे हैं आप किस तरीके के वर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे। अब कैटेगरी भी आप ही को पहचाननी है, एंड जब हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे देन व्हाट विल वी गेट, MARKET, मार्केट। यहाँ पे क्या वर्ड देखने को मिला, मार्केट। अब आप खुद सोचो, टीचर, स्टूडेंट और लाइब्रेरी, ये तीनों एक कैटेगरी हो सकती है कि नहीं हो सकती,
पढ़ने लिखने वाली हो सकती है ना। तो टीचर, स्टूडेंट और लाइब्रेरी, ये तीनों सेम कैटेगरी हो गई। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्केट। तो अरेंज द लेटर इन मीनिंगफुल वर्ड्स एंड देन फाइंड आउट वन आउट। तो आपको पहले लेटर्स को मीनिंगफुल शब्द बनाना है, उसके बाद कैटेगरी बनानी है, देन अलग वाले को अलग कर देना है हमेशा की तरह। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए भी ये थोड़ा सा समटाइम्स टाइम टेकिंग हो जाते हैं अगर हम वहाँ पे शब्द नहीं बना पा रहे होते हैं तो, कि यार ये क्या वर्ड बन रहा है लेटर इधर उधर करके। तो ये भी तभी बनेगा जब आपको बहुत सारा जब पढ़ लोगे ना, तो अपने आप लेटर्स को देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा शब्द यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। ओके, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें नहीं है। अब बिल्कुल ही अगर आप ना पढ़ो और फिर आप पेपर देने चले जाओ, आपने शब्द आप पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे वर्ड से हम गो थ्रू होते हैं, ऑलराइट। तो जब हम इतने सारे वर्ड से गो थ्रू होते हैं तो माइंड में हमारे बैठते जाते हैं कि हाँ इन लेटर से ये वर्ड्स बनते हैं। तो इस टाइप के उठा के क्वेश्चन कर डालो तो अपने आप बन जाएगा आपसे जब अगली बार आएगा तो, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नाउ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन से वर्ड मतलब क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अगर आप इसको देखें तो SMELL ये बन गया वर्ड स्मेल। ठीक है, यहाँ से आप देखिए HEAR हेयर, ठीक, एक वर्ड बन गया हेयर। फिर यहाँ पे आप देखिए THINK थिंक, एक शब्द आपको देखने को मिला थिंक। अब यहाँ पे क्या है TEASE टीज, ये एक शब्द है। तो अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा वर्ड अलग होगा। तीन एक कैटेगरी के होंगे और एक आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा होगा। तो अगर आप इनके मीनिंग्स और उसमें जाएं तो आप ये पाएंगे कि भाई जो स्मेल है, स्मेल दैट इज सूंघना, हियर दैट इज सुनना, और थिंक दैट इज सोचना। तो ये तीन जो है ना, ये तीन एक अलग कैटेगरी वाले शब्द हैं। लेकिन टीज करना, किसी को चिढ़ाना, ये एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा टीज। ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है ना, मीनिंग से ही समझ में आ पा रहा है कि ये तीनों एक अलग है और ये अलग है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इनको कंसीडर करते हुए चलना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, अब यहाँ पे भी अरेंज करना है, बट ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए दूंगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इन लेटर्स को अरेंज करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे कि जब हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो तीन कैटेगरी कौन सी एक होंगी और आंसर क्या होगा। ठीक, आंसर आपको अलग कैटेगरी पहचाननी है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, प्यार से। ठीक, चलो अब कुछ इमेजेस वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए इसमें ना 4 इमेजेस होती हैं। 4 इमेजेस में से 3 इमेजेस एक टाइप की होंगी। एक टाइप की होंगी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लुकिंग में बिल्कुल ही एक टाइप की हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 इमेजेस हैं, लेकिन चारों लुकिंग में अलग अलग हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। भले ही वो दिख अलग रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, और जो सिमिलर नहीं होगा वो अलग हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड ऑड वन आउट। इसमें भी आपको अलग को पहचानना है। तो अगर आप अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ये पाएंगे कि हेयर इज ट्राइंगल, 3 साइड से मिलकर बनी आकृति या 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति है ट्राइंगल। सर्किल, ये भी क्या है भाई, एक क्लोज्ड फिगर है सर्किल। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक आकृति बनी है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में, 4 भुजाओं से मिलके। ठीक, लेकिन बीच की जो आपको आकृति दिख रही होगी या इमेज दिख रही होगी, उसमें 3 ही साइड हैं। यहाँ पे भी माना 3 साइड थी, बट ये क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। इस बेसिस पे 3 साइड होने की वजह से भी हम इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो कि ऑप्शन सी कहाँ पे लिखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं कि यहाँ तो पहचान गए कि इमेज सी जो है वो गलत है, मतलब इमेज सी को हमको क्लासिफाई करना है, अलग करना है। लेकिन जब आप ऑप्शन में जाते हो ना, तो जानबूझ के ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे देता है कि आप वहाँ पे गलत करके आओ। जैसे आंसर है हमारी सी इमेज, और सी इमेज को उसने सी ऑप्शन में नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए, उसने डी ऑप्शन में सी लिखा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इमेज सी सही है। ठीक है, मतलब इमेज सी आपका राइट आंसर है, लेकिन इमेज सी कहाँ लिखा है, डी में लिखा है। तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में सोचते कि फटाफट क्वेश्चन करना है, सोचा सी और सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, जबकि सी ऑप्शन में क्या लिखा है, डी, मतलब इमेज डी का आंसर सी में लिखा है और सी का आंसर डी में लिखा है। तो ये आपको देखते हुए चलना है कि जो आंसर है आपकी इमेज वो लिखा कौन से ऑप्शन में है, और वो जानबूझकर इधर उधर लिख के देगा। अगर सी है तो सी ऑप्शन में नहीं लिखेगा, सी को वो ए में लिखेगा, बी में लिखेगा, डी में लिखेगा। वहीं की वहीं वो इतना इजी कैसे दे दे आपको, कहीं तो वो कटवाएगा ना नंबर आपके। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको वैसा समझ के चलना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है इमेज वाला आप लोगों के लिए, देखो उसको कैसे करना है। यहाँ पे भी आपको विषम की पहचान करना है, दैट इज ऑड वन आउट आपको बताना है। ठीक, हिंदी में ऐसे ही लिख के आएगा विषम की पहचान, इंग्लिश में फाइंड ऑड वन आउट, ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, नाउ अब आप देखिए यहाँ पे आपको 4 इमेजेस गिवन है। ठीक है, अब इन 4 इमेजेस में से 3 में क्या सिमिलैरिटी है, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो व्हाट विल यू गेट, यू गेट, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये भी स्ट्रेट लाइन है एरो वाली। ओके, यहाँ पे देखो अगर हम लाइंस देखें स्ट्रेट वाइज तो ठीक है, स्ट्रेट है, और अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो सिर्फ लाइंस पे नहीं जाना है, समटाइम्स एंगल्स के बेसिस पे भी हम देखते हैं। अब आप इस इमेज पे आ जाओ, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक, इमेज थोड़ी सी टिल्ड हो गई है, लेकिन एंगल अभी भी बरकरार है। जो ये बाई डायरेक्शनल एरो वाली जो लाइन है ना, ये इस डॉटेड लाइन को जो बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो एंगल कितने का बना रही है ये भी देख लो, क्योंकि सारी ही लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक, तो कट करने के बेसिस पे तो आप अलग कर नहीं सकते, तो दूसरा फंक्शन देख लिया कि एंगल भी तो फ्रेम हो रहा है, यहाँ पे एंगल को भी लगा दो, क्योंकि चारों इमेज में सब दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही, तो अलग क्या होगा, तो अलग एंगल बेस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ठीक, राइट एंगल एल शेप का बनता है, आपको पता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऑलराइट, नाउ इसको देखो, यहाँ पे चेंज बस ये हुआ कि यहाँ एरो थे, यहाँ डॉट आ गया, एरो ऐसे हो गए, लेकिन काम तो लाइंस वही कर रही हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का। ऑलराइट, लेकिन एंगल भी साथ साथ कुछ तो सिमिलैरिटी होगी तीनों में। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन यानी कि इमेज ए, बी और सी तीनों ही इमेजेस में लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, और एंगल भी बरकरार है कि 90 90 90। ठीक, लेकिन जब हम आए ऑप्शन नंबर डी में, इमेज डी में, तो इमेज डी में हमने देखा कि ये लाइन भी काट रही है एक दूसरे को, ये लाइन भी एक दूसरे को काट रही हैं, और लाइन में भी एरो बने हैं, डॉट भी बने हैं, एरो बने डॉट बने, तीनों में सिमिलर है। तो अलग क्या है, बट यहाँ पे जो एंगल है भाई वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा। ठीक, ये चारों एंगल कुछ अलग ही मेजरमेंट के हैं, लेकिन 90 के नहीं हैं। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इमेज जो हमारी डी है वो वाली, इमेज डी हमारा राइट आंसर होगा। और डी कहाँ लिखा है, डी लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में इमेज डी की वैल्यू लिखी है, मतलब इमेज डी जो है वो सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं हुई होगी। ठीक,
तो अब देखो इस पर एक पोर्शन बचे नंबर्स वाला, तो वो हम इकट्ठा उठा के जब हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चन मर्ज कर लेंगे, जिससे वो एक वीडियो कंपाइल करके आपको इकट्ठा एक बार में मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं, 2 क्वेश्चन आई थिंक आपको होमवर्क में है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी लिंक, उसकी पीडीएफ या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, चाहे रिगार्डिंग एग्जाम एंड ऑल, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या टेलीग्राम रहता है स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, बट एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, असम हो, इनमें से कोई भी स्टेट अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं और आप उन स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू में भाई एक इंडियन समर सेल चल रही है। ठीक है, इस सेल के थ्रू आप हमारे इन बैचेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंडआउट्स, क्रैक्स, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो फाउंडेशन सक्षम बैच है, ये आप सभी के लिए स्टडी आईक्यू ने इस सेल के बेसिस पे, इसके प्राइस अभी डाउन चल रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ एक बार में हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ स्टडी एंड ऑल वगैरह, तो आप हमारे साथ इन कोर्सेज पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन, नॉलेज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बाय आवर बेस्ट फैकल्टीज़। ओके, तो देखिए इसका प्राइस जो है वो है, एक्चुअल प्राइस है इसका 35,000, बट अगर आप हमारे कोड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ आयुषी लाइव, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई एक मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसके बेसिस पे आप 13,999 में इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें कि ये जो सेल चल रही है ये वैलिड है भाई सिर्फ और सिर्फ 15 मई तक। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि देरी ना करें, क्यों फुल रेट में लेना है जब सेल चल रही है, तो फ़ायदा उठाओ ना उसका। ठीक है, तो इस बैचेस में अगर आपको जुड़ना है, तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।